अब आप सुनेंगे लेखिका वंदना मुकेश जी की लिखी कहानी चाची। गंगा पास्ड अवे। ईमेल की अगली पंक्ति धुंधला गई। टप टप। आंसू निकलने के पहले सीने में एक ऐसा तेज खरोंचता सा दर्द हुआ कि मैं तड़प कर रह गई। आज चाची मुक्त हो गई। हाँ, मुक्त हो गई। यूं सांसारिक रिश्तों से तो उनका बंधन न जाने कब का छूट चुका था। आज देह के बंधनों से भी मुक्त हो गई। चाची और मेरा रिश्ता कब मित्रता में बदल गया था मुझे याद नहीं, लेकिन होश संभालने के बाद कभी भी चाची को मम्मी से अधिक निकट पाया। चाची की बदकिस्मती थी या चाचा की, पता नहीं, लेकिन चाचा से उन्हें वो सम्मान कभी न मिल पाया जिसकी वो हकदार थीं। चाची ने अपने जीवन में कितने ही दुख भोगे, चाचा के अत्याचारों को सहा, लेकिन कभी उफ तक न की। यदि लोगों ने देखा तो उनका मुस्कुराता चेहरा, किंतु उनकी मूक पीड़ा की प्रतिपल की साक्षी रही हूं मैं। चाचा से निरंतर मिलते अपमान के कड़वे घूंटों ने उनकी गोरी कनपटियों की रेखाओं को गहरा कर दिया और जबड़ों को कठोर बना दिया था। मैं सोचती थी चाची कमजोर हैं, चाचा को कभी उलटकर जवाब क्यों नहीं देती, तलाक देकर स्वतंत्र क्यों नहीं हो जाती। लेकिन ये मेरी नासमझी थी, कच्ची उम्र की कच्ची समझ थी। चाची की निगाहों में मैंने कभी कातरता या याचना नहीं देखी, देखी तो बस एक अद्भुत दृढ़ता। चाची कमजोर नहीं थी, चाची तो गंगा और हिमालय थीं, जिनके संसर्ग में चाचा के कुछ पाप तो अवश्य धुले होंगे। सुबह सुबह मेरी आंख खुली दादाजी की तेज आवाज से। वे चाचा पर बुरी तरह बरस रहे थे। चाचा दादी के पीछे, दादी सोफे पर नीचे मुंह किए बैठी थीं। पापा उसी कमरे में एक कोने में खड़े थे, पर्दे के पीछे मम्मी। चाची सदा की तरह मेरे और अपने टिफिन के लिए पराठे सेक रही थी। मुझे भयभीत सा देख शीला को काम बताकर चाची मुझे लेकर स्कूल के लिए तैयार करने ले गई। चाची का चेहरा एकदम शांत, मानो वे मुझे उसी शांति का हिस्सा बनाना चाहती हों। चाची ने धीरे से कहा, नहाकर जल्दी निकलो, आज हमें ऑटो से खुद जाना है। मेरी कार का कल रात एक्सीडेंट हो गया। मुझे यकायक सब कुछ समझ में आ गया कि कल चाचा रात के खाने पर घर में नहीं थे। मैं रात 11 बजे तक चाची के कमरे में होमवर्क करती रही थी। फिर कब नींद आई पता नहीं, उठी तो अपने कमरे में ही पाया खुद को। तो क्या चाचा से हो गया एक्सीडेंट? मैं मन ही मन सवाल किए जा रही थी। चाची मुझे स्कूल छोड़ती हुई बैंक चली गई। चाची के साथ घूमने जाने का, उनके पास बैठने का जितना सुख मिलता था, उससे ज्यादा तकलीफ मेरे मन को तब होती थी जब चाची मुझे बाय कहकर चली जाती। मैं तो चाहती थी कि चाची को एक पल के लिए भी न छोड़ूं, लेकिन इस बार तो चाची बाय कहकर भी नहीं गई और चली गई महायात्रा पर। चाची ने मुझे याद तो जरूर किया होगा। एक बार फिर बिना पूछे आंखों के समंदर में बाढ़ आ गई। कितनी स्मृतियां। चाचा चाची के संबंध कभी भी सामान्य नहीं रहे। चाचा चाची के बंद कमरे से अचानक आती चटाक, सिसकी, चटाक, फिर लंबी चुप्पी, बाहर भी एक असहज चुप्पी। अक्सर ये बात समझकर भी कि कुछ ठीक नहीं है उनके बीच, दादा दादी उनके सुखी दाम्पत्य का भ्रम पाले रहे और मम्मी पापा अपने सुखी दाम्पत्य के परचम लहराते रहे। चाची के साथ ऊपर वाले ने बहुत नाइंसाफी की थी। चाची को लेकर चाचा के मन में सदा ग्रंथि रही। चाची की खूबसूरती, उनका मिलनसार व्यवहार उनके लिए गर्व का विषय नहीं, जलन का विषय था। चाची की सहज निश्चल मुस्कान जो उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग थी, चाचा की आंख की किरकिरी थी। चाची का बैंक अधिकारी होना उन्हें खुद अपनी काबिलियत पर शक करने को मजबूर कर देता। चाची मितभाषी किंतु मधुरभाषी थीं। चाचा से हर बात में 21। चाचा अक्सर किसी न किसी बात को लेकर चाची पर क्रोधित होने के बहाने ढूंढते रहते। पता नहीं चाची पर जब तब एकाध हाथ छोड़कर अपने अहम की तुष्टि करते थे कि अपनी कुंठा छिपाते थे। लेकिन चाची न जाने किस मिट्टी की बनी थी, कमरे से बाहर मुस्कुराती हुई ही निकलती। चाची ने कभी किसी किस्म का रोना नहीं रोया, लाचारी नहीं दिखाई। ये बात और है कि कभी कभी उनकी पीठ पर पड़े नीले निशान अचानक ही सच्चाई बयान कर देते थे। समझ तो नहीं थी मुझ में, लेकिन चाची के सरल, धीर, गंभीर और गरिमामय व्यक्तित्व के आगे चाचा का व्यक्तित्व मुझे बौना ही लगा। वैसे भी चाची मेरी आदर्श थीं, हमारे घर खानदान की पहली वर्किंग वुमेन। चाची के व्यक्तित्व में एक ऐसी मोहिनी थी कि जो एक बार उनसे मिल ले ताउम्र उन्हें ना भूल पाए। मैं शायद 5 साल की थी जब चाचा की शादी हुई। चाची मुझे क्या सभी से बहुत प्यार करती थी। मम्मी ने प्रत्यक्षता तो कभी कुछ न कहा, लेकिन मैं महसूस करती थी कि वे चाची के इतने गुणों और प्रेम पूर्ण व्यवहार के बावजूद उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखती थीं। अब सोचती हूं तो लगता है कि संभवतः असुरक्षा की भावना रही होगी मम्मी के मन में। आखिर वे जेठानी थीं और चाची के गुणों को देखकर उन्हें अपने सिंहासन के हिलने की चिंता हुई होगी। कई बार चाची के आसपास घूमते रहने के कारण मुझे बेवजह डांट देती थी मम्मी। तब
लेकिन मम्मी और चाची के संबंधों में बहुत सालों बाद वो बात आई जिनकी मैं कल्पना किया करती थी। यहां तक कि अंत समय में चाची मम्मी के पास थीं। मेरी आंखों से फिर 2 बूंद आंसू टपक गए। शायद 10 साल की रही होंगी जब दादाजी ने चाचा को महेश नगर वाले मकान में जाकर रहने को कहा। चाची ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। चाचा चाची वहां रहने लगे। स्वाभाविक था कि उनके मिलने जुलने वाले भी वहीं जाने लगे। नेहा आंटी चाचा के साथ काम करती थी। कभी कभार घर पर आती तो मेरे लिए चॉकलेट जरूर लाती, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे भी 10-12 साल की उम्र में चॉकलेट लाने वाले अंकल आंटी किसे अच्छे नहीं लगते। ऐसा लगता था कि जब तक वो घर पर रहे मैं उनके आगे से हटूं नहीं। वस्तुतः मैं अनजाने में उनकी तरफ खींची जा रही थी, लेकिन वो कैसे भेड़ की खोल में भेड़िया निकला, ये सोचकर मेरा मन आज भी वितृष्णा से भर जाता है। इतना कि आज भी मुझे अनावश्यक अपनापन दिखाने वाले लोगों से डर लगता है। मैं तब 9वीं कक्षा में थी, शायद 14 साल की, लेकिन देखने वाले समझते थे कि मैं 7वीं-8वीं में हूं। अक्सर शनिवार को चाची मुझे स्कूल से अपने घर ले जाती और फिर शाम को छोड़ देती। उस शनिवार मेरे आधे दिन का स्कूल था। मैं चाची से कहना भूल गई। छुट्टी हुई तो मैंने सोचा कि मैं ही चाची के घर चली जाती हूँ। मैं दरवाजे पर पहुंचकर बेल बजाने ही वाली थी कि देखा दरवाजा भेड़ा हुआ है, लेकिन चटकनी नहीं लगी थी। सो सहज ही चाची को डराने की बात मन में आई। मैं दबे पांव घुसी। बाहर के कमरे में कोई न था। मैंने जूते बैग कुछ न उतारा। फिर धीरे से रसोई में झांका। चाची वहां भी न थी। चाची अपने कमरे में होंगी, सोचती हुई मैं एक एक कदम सावधानी से रखते हुए बढ़ी। कमरे का पर्दा हमेशा की तरह लटका था। मैं हटाकर उन्हें जोर से डराने वाली थी कि अचानक नेहा आंटी की दबी खिलखिलाहट सुनकर मेरे कदम जड़ और उड़ते पर्दे की झिर्री में से एक क्षण में जो अनपेक्षित दृश्य देखा, मेरे होश उड़ गए। मैं बुरी तरह डर गई। डर के मारे मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। चाचा और नेहा। मैं बौखलाई सी किसी तरह अपने आप पर काबू कर अपने शरीर को पूरी ताकत से खींचती हुई बाहर की तरफ भागी। दरवाजा धड़ाक, लेकिन न मैं रुकी न पीछे मुड़कर देखा। मैं न जाने कब तक भागती रही। जब सांस एकदम उखड़ने लगी तो देखा कि अप्रैल की उस दोपहर में सड़क पर मैं अकेली खड़ी थी। जैसे तैसे सांसों को संभालते हुए मैं घर की ओर चल पड़ी। रास्ता कैसे कटा, कब क्या आया, कुछ पता नहीं। ऐसा लग रहा था कि मुझसे ही गलती हुई है और जब सबको पता चलेगा तो डांट भी मुझे ही पड़ेगी। चाची कहाँ थी? अब मम्मी को तो पता चल ही जाएगा। अनेकानेक आशंकाओं और बुरे ख्यालों में कब घर आया मुझे पता ही ना चला। मम्मी दरवाजे पर खड़ी मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने मेरे हाथ से बैग लिया और गाल थपथपाकर पुचकारते हुए बोली, अरे धूप में कैसी टमाटर हो गई है मेरी बच्ची, कैसा चेहरा उतर गया है। मैं उनसे नजर न मिला पाई। मुझे लग रहा था कि अगर मैं मम्मी को देखूंगी तो बिना कहे ही उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा और फिर मुझे डांट, हो सकता है मार। मैं ये नहीं समझ पाई कि अपराध मेरा था या नहीं, लेकिन मेरा मन चाची के लिए तड़प रहा था। मम्मी कह रही थी, अरे मैं तुझे कहना ही भूल गई, गंगा बंबई गई है आज सुबह। उसने तो कल रात ही बता दिया था, लेकिन बस ध्यान में नहीं आया। पर तू कैसे जल्दी आ गई? मैंने मरी सी आवाज में कहा। मम्मी हाफ डे था। मुझे अभी भी याद है, मैं चुपचाप जाकर सो गई। उस शाम जब मम्मी मुझे उठाने आई तो मैं तेज बुखार से तप रही थी। फिर कई दिनों मैं बीमार रही। चाचा को देखते ही मुझे डर और घृणा के मिले जुले भाव घेर लेते थे। चाची से भी कहने की हिम्मत इसलिए नहीं पड़ती थी कि मुझे लगता था कि इस बात पर तो डांट मुझे ही पड़ेगी। कभी लगता था कि चाची की अग्नि परीक्षा तो आजीवन चलेगी। मैं ये बात बताकर उन्हें और दुख क्यों पहुंचाऊं? और आज सोचती हूं तो लगता है कि सबसे बड़ा सच तो ये था कि उस समय मेरे मुंह से उस घृणित घटना का बयान करना असंभव कार्य था। मुझे देखने नेहा आंटी भी आईं, मेरी पसंद की चॉकलेट का बड़ा सा डब्बा लेकर, लेकिन मैंने उस डब्बे की तरफ देखा तक नहीं। उनको देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं इतना तो समझने ही लगी थी कि वो और चाचा जो कर रहे थे वो बहुत गलत था। चाचा पहले ही क्या कम अत्याचार कर रहे थे? चाची को धोखा। मैं अचानक बदल गई। मेरे भीतर एक गहरी गंभीरता ने घर कर लिया। मम्मी मेरे लिए चिंतित रहने लगी। मुझे हर व्यक्ति के व्यवहार पर संदेह होने लगा और मैं अनजाने ही लोगों के स्वभाव पर अध्ययन करने लगी। उसका असर मेरी पढ़ाई पर भी दिखा। घर में सब यही समझते रहे कि बीमारी के कारण मेरी पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। चाची के यहां जाने का क्रम टूट गया। हृदय की व्याकुलता कम नहीं हुई। मन में निरंतर ग्लानि और अपराध बोध। चाचा चाची का आना भी कम हो गया, लेकिन चाची जब भी आती अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार की बौछार से हम सभी को भिगो जाती। चाची के बच्चे ना होना दादी की नजर में उनकी बहुत बड़ी कमी थी।
उनकी शानदार नौकरी, समाज, शहर में उनके कारण सारे परिवार की इज्जत, स्नेहिल स्वभाव, सारे गुण केवल उनके बच्चे ना होने की कमी पर भारी थे। उसके लिए भी चाची ही दोषी थीं। कभी कभी मन दादी और मम्मी के प्रति आक्रोश से भर उठता, लेकिन तब मैं क्या कर पाती। एक बार कहा था दादी से, दादी हमें साइंस में बताया गया है कि बच्चा होने के लिए पुरुष और स्त्री। बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि तड़ तड़ मम्मी ने एकदम जोर से 2 थप्पड़ मारे सिर पर। सिर भन आ गया। मुझे समझ में ही नहीं आया पल भर कि थप्पड़ क्यों पड़े और मम्मी आई कहां से। लेकिन यह जरूर समझ आ गया कि मेरा प्रजनन संबंधी ज्ञान चर्चा के लिए निषिद्ध है। यह बच्चों का विषय न था। मेरे बड़े होने के मापदंड अक्सर उन लोगों की सुविधानुसार बदल जाया करते थे, लेकिन चाची उनसे अलग थी। उनकी अपनी सोच थी। वे मेरी बात हमेशा बहुत धैर्य के साथ सुनती थीं, फिर समझाती थीं। स्थितियों का आंकलन करने का उनका अपना तरीका था। वे बड़ी सहजता से सरल शब्दों में अपना मत प्रस्तुत कर देती थीं और यही बात दादी के गले नहीं उतरती थी। शायद इसी कारण दादी के लिए चाचा का पलड़ा भारी था। एक आध बार उन्होंने चाची का दिल दुखाने की बातें भी की थी, लेकिन चाची के मुंह से कड़वी बातें कभी निकलती न थी। एक बार शायद मैं 12-13 की रही होंगी, तब की बात याद आ रही है। शाम का समय था। मैं चाची के कमरे में अपना होमवर्क करने जा रही थी। चटाक चाचा ने चाची को थप्पड़ मारा था। मैंने देखा तो नहीं, किंतु आवाज सुनी, सदा की तरह। मेरा मन रो उठा। मैं सहमकर दरवाजे के पीछे ही रुक गई। चाचा तीर की तरह बाहर निकल गए। बाद में मैंने चाची से वो कहने की हिम्मत जुटा ली जो अब तक नहीं कहा था। मैंने भरे गले से मुश्किल से कहा, चाची चाचा बहुत गंदे हैं। चाची ने मुझे लिपटाते हुए मेरे मुंह पर उंगली रख दी। नहीं इंदु, ऐसा नहीं कहते। चाचा गंदे नहीं हैं। उन्हें समझ नहीं है, इसलिए उनकी सोच गंदी है। ध्यान रहे इंदु, इंसान की सोच उसे अच्छा या बुरा बनाती है। चरित्र निर्माण इंसान को बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना करने का हौसला देता है। चाची खुद भी बहुत पढ़ती थीं और अक्सर मुझे भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने के लिए ला कर देती थीं। अमर चित्र कथा की कोई ऐसी पुस्तक न थी जो मेरे पास ना हो। चाची की दी हुई महापुरुषों की जीवनियां, विज्ञान, इतिहास, कहानी, देश विदेश की जानकारियों वाली रंग बिरंगी पुस्तकों से मेरा कमरा भरा पड़ा था। किताबों से मेरी गहरी दोस्ती चाची के कारण ही हुई थी। चाची मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं चाहकर भी कभी चाची से ये नहीं कह पाती थी कि तुम चाचा को छोड़ क्यों नहीं देती। शायद उसमें मेरा स्वार्थ छिपा था। फिर कई सालों बाद एक बार मम्मी और दादी की फुसफुसाहट से यह समझ आया कि नेहा आंटी चाचा के घर ही रहने लगी हैं। अरे यूं सुना है कि। फिर उनकी दबी दबी हंसी। मैं आगे सुन न सकी। चाची के बारे में ऐसी बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मुझे बहुत गुस्सा आया अपने परिवार वालों पर। घटनाओं का तटस्थ दर्शन करने वाले लोग, तथाकथित पढ़े लिखे लोग, और सबसे ज्यादा गुस्सा आया चाची पर। अच्छी पढ़ी लिखी नौकरी करती चाची को क्या जरूरत थी ये समझौता करने की। कितनी कमजोर है चाची। क्या सचमुच चाची भी। मेरा मन चाची का विरोधी होने लगा। मैं दिखने में शांत थी, लेकिन मेरे भीतर के तूफान को कोई समझ नहीं पाया, मम्मी भी नहीं। चाची से तो अब मैं भीतर ही भीतर नाराज हो गई थी। खुद से बरसों की जद्दोजहद के बाद मैंने निर्णय ले लिया, डांटेंगी तो डांट लेंगी। आखिर मेरी भी शादी हो चुकी है। स्त्री पुरुष संबंधों के मायने समझती हूं अब मैं। स्वयं पूछूंगी, वरना चाची की जो प्रतिमा अब तक निरंतर निखरती रही है वो धूमिल। चाची तुमसे मिलना चाहती हूं, अकेले में कुछ बात करनी है। मैंने उनके ऑफिस से फोन घुमा दिया। मेरे स्वर की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए बोली, अरे मैं तुझे ही याद कर रही थी। चल इंडिया कॉफी हाउस चलें। गर्मी की दोपहर इंडिया कॉफी हाउस के फैमिली रूम में चाची और मेरे अलावा एसी की सतत धूं धूं। 2 कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर दी थी और वेटर को ताकीद कि जरूरत होने पर हम खुद बुला लेंगे। बोलो इंदु, क्या बात है। मैंने दिमागी तौर पर चाची पर गोलाबारी करने की कई बार रिहर्सल की थी, लेकिन ऐन वक्त पर जबान लड़खड़ा गई। चाची तुम्हारे बारे में बात बनाते। मैं बोल ही नहीं सकी, रोना आ गया। मैंने किसी तरह काबू किया। चाची सच क्या है बताओ, मैं घुल रही हूं। लगता है मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। मुझे पता नहीं था कि चाची पर इस प्रश्न की क्या प्रतिक्रिया होगी, और शायद उसी से मैं डर रही थी। मैं अपनी चाची, अपनी प्यारी चाची पर जो मेरी आदर्श थी, उन पर आक्षेप लगा रही थी। शर्म और ग्लानि से मैं रो पड़ी। चाची उठ खड़ी हुई और मेरा आंसू भरा चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर मुझे चूमा। उनके हाथों का स्पर्श हमेशा की तरह गुनगुना था। बोली, इंदु आज तू सचमुच बड़ी हो गई है मेरी बच्ची। मुझे अच्छा लगा कि तूने औरों की तरह मन में कहानियां नहीं बनाई। इंदु
इस दिन की तो मैं कब से प्रतीक्षा कर रही थी कि अपनी बात कहने का साहस तुझ में आ जाए। इंदु, अब मैं तेरे प्रति निश्चिंत हूं। आज मैं तेरे उन सभी कहे अनकहे सवालों के जवाब दूंगी जो मैंने बरसों से तेरी आंखों में तैरते देखे हैं। वे कुर्सी सरकाकर मेरे पास बैठ गईं और बोली, इंदु, पहले प्रश्न का उत्तर पहले। चाची का स्वर गंभीर हो गया। इंदु, मेरा चरित्र ही मेरे व्यक्तित्व का सबसे सबल पक्ष है। मेरा मन और तन दोनों साफ हैं। मैंने इसी के सहारे अब तक की लड़ाइयां लड़ी हैं। तेरे मन में इसे लेकर किसी प्रकार का संशय नहीं है। मैंने अपनी सफाई में कभी किसी को कोई दलीलें पेश नहीं की, इसलिए तूने वही सुना जैसा सब कहते हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, उनकी समझ। अपेक्षाएं खत्म हो जाएं तो जिंदगी आसान हो जाती है। तेरे चाचा व्यभिचार का खेल खेलना चाहते थे, वो मेरे संस्कारों से भिन्न था। सच कहूं तो जो कर्म मेरे लिए धार्मिक, पवित्र और पूजा के समान था, वो तुम्हारे चाचा के लिए भोग लिप्सा का साधन। तेरे चाचा ने अपने रंग में ढालने की कोशिश की, असफलता मिलने पर आक्रोश। स्त्री पुरुष नर मादा का परस्पर आकर्षण सहज है, लेकिन अपेक्षाएं पूरी न होने के कारण मेरा शरीर उनके लिए प्रताड़ना का साधन, और मेरे लिए शरीर अब सिर्फ मांस का लोथड़ा जिसमें छूने पर तरंगे पैदा नहीं होती। निर्जीव निर्जीव संबंध ढो रहे हैं। इंदु, तुझे लगता है ना मैंने तलाक क्यों नहीं लिया? तलाक तो मैं तब भी ले सकती थी और आज भी, किंतु मैंने तलाक लेने वालों की फजीहतें भी देखी हैं। ये समाज बड़ा विचित्र है। अकेली औरत देखकर अनेक पुरुष हितैषी पैदा हो जाते हैं। मुझे घिन आती है पुरुषों की इस मानसिकता पर। तू जानती है कि तेरे चाचा बाहरी तौर पर यही दिखाते हैं कि हमारे बीच सब सामान्य है। वे डरपोक हैं। उन्हें डर है कि लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे और मुझे सबकी सहानुभूति मिलेगी। चाची रुकी, गिलास उठाकर गट गट पानी पी गई। सीता का वनवास कभी खत्म ही नहीं हो सका। हम सब मर्यादाओं में बंधे हैं। तेरे चाचा और मैं एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। किसी दूसरी औरत का तेरे चाचा के जीवन में आना अटल था। नेहा ना होती तो कोई और होती, क्योंकि तेरे चाचा मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, मुझे टूटते हुए देखना चाहते हैं। मैंने कभी किसी से कुछ कहा नहीं। मैं जिनसे कहना चाहती थी वो मुझसे बहुत दूर थे, और जो तमाशे का मजा लेना चाहते थे उनसे मैं कहना नहीं चाहती थी। तेरे चाचा ने मुझे पहले दिन से नीचा दिखाया। शुरुआती दिनों में मैंने प्यार मोहब्बत से हर वो कोशिश की कि मेरी जिंदगी में प्यार की बहार छा जाए, लेकिन वाहरे नसीब। मैं सोचती रही अपने प्रेम से उनके मन की गांठें खोल सकूंगी, लेकिन मेरा हर प्रयास व्यर्थ। अन्य संबंधों की तरह अंतरंग संबंधों का भी निर्वाह किया जाने लगा। इंसान अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। तन के घाव सूख तो जाते हैं, लेकिन उनके निशान अक्सर वे अप्रिय बातें याद दिला देते हैं। यदि आज मैं इस परिस्थिति में भी खुश रह सकती हूं तो इसके पीछे मेरे संस्कार, मेरी आस्था और मेरे अपने फैसले हैं, वरना मैं कब की बिखर जाती। मेरे मन के घाव कभी नहीं सूख पाएंगे इंदु, कभी नहीं। इंदु, जानती है, बच्चा पैदा न करने का फैसला मेरा था। तेरे चाचा मुझे जब तब मारपीट कर, नेहा को घर में रखकर, अपमानित करके अपनी कुंठित मानसिकता को तो तुष्ट कर सकते थे, लेकिन मुझसे जबरदस्ती बच्चा पैदा नहीं करवा सकते। उन्हें लगता है कि कहीं पीठ पीछे लोग उन्हें नामर्द तो नहीं कहते, लेकिन वे इस बात को जानते तक नहीं कि उनमें पिता बनने की क्षमता है। वे स्वयं को दोषी समझते हैं, लेकिन डॉक्टरी जांच कराने तक की हिम्मत नहीं है उनमें। शायद वो झेल नहीं पाते कि उनके कारण। जबकि सच तो ये है कि मैंने 2 बार गर्भपात करवाया अपनी मर्जी से। मैंने तेरे चाचा के अंश को नकार दिया। मैंने, इतना आसान नहीं था वो निर्णय ले पाना। इंदु, तू नहीं जानती कि अपने मातृत्व की हत्या करना कितना कठिन है। एक लंबी लड़ाई लड़ी हूं अपने आप से। शायद तेरा बचपन मेरे सामने ना होता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। पहली बार चाची की आवाज रूंध गई, लेकिन वो बोलती रही। 2 अजन्मे शिशुओं की हत्यारी मां हूं मैं। इंदु, मैं तो तभी आत्महत्या कर चुकी होती जब मैंने अपने मातृत्व को नकार दिया था। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि बेटे के रूप में एक और चाचा पैदा हो, या बेटी हो जाती तो क्या पता उसे भी मेरी तरह यातना सहनी पड़ती। इंदु, मैंने सह लिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बेटी या किसी और की बेटी। चाची की पीड़ा का बांध आंसुओं के रूप में भरभरा कर बहने लगा। वे कुछ क्षण रुकी और फिर भावनाओं पर काबू पाने के पश्चात भरे गले से बोली, तेरे चाचा ने मुझे तन और मन से इतना प्रताड़ित किया है कि अब मैं शिला बन गई हूं, और चाचा इस हार से हारे हैं। वो मुझे रोते, गिड़गिड़ाते, बिलखते, पैर पकड़ते देखना चाहते थे। उनकी ये साध अधूरी रह गई। मुझे हराते हराते खुद ही हार गए हैं। यही उनकी सबसे बड़ी पीड़ा है और मेरे जीने का कारण। उन्होंने अपने आंसू पोंछ दिए थे, हमेशा की तरह। फिर ठहर कर बोली, इंदु, इस जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिखाया सिखाया है।
कभी कभी व्यक्ति को अपने किसी निर्णय की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत पीड़ा भोगनी पड़ती है, लेकिन अपनी ही नजरों में गिरने की पीड़ा से शायद बहुत कम। चाची मुझे विशाल, धवल, निर्मल, अचल नगाधिराज हिमालय सी लग रही थी, जो किसी भी प्रलय को शांति से झेल लेता है और फिर दमकने लगता है। मैं चाची से लिपट गई। मेरी चाची कमजोर नहीं थी, चाची वास्तव में गंगा थी। बस चाची की वही छवि मेरे मानस पटल पर सदा सदा के लिए अंकित हो गई।